इस फिल्म की कहानी मेब्रूक नाम की जगह से शुरू होती है, जहां बुधवार की सुबह रहस्यमय तरीके से 17 बच्चे जो कि सेकंड क्लास के थे, जिसकी क्लास टीचर जस्टिन थी, अपने अपने घरों से हाथ उठाए बाहर निकले और अंधेरे में कहीं गायब हो गए, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम था एलेक्स लिली। पुलिस को इन बच्चों के घरों के सिक्योरिटी कैमरे से बस इतना पता चल पाया कि ये सभी बच्चे सुबह सुबह 2:17 पर अपने अपने घरों से बाहर निकले थे। पुलिस ने जस्टिन और एलेक्स से भी इस बारे में पूछताछ की, लेकिन ये दोनों भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बच्चे गए तो गए कहां। स्कूल को बंद कर पुलिस ने पूरे 1 महीने तक इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। मजबूरन उन्हें स्कूल को दोबारा से खोलना पड़ा। स्कूल के रीओपनिंग पर प्रिंसिपल मार्कस पेरेंट्स की एक मीटिंग रखते हैं ताकि इस घटना के बारे में बात की जा सके और भविष्य में बच्चों की सुरक्षा पर कड़ा ध्यान दिया जा सके। हालांकि जस्टिन का इस घटना में कोई हाथ नहीं था, लेकिन मीटिंग में मौजूद सभी पेरेंट्स इन लापता हुए बच्चों का इल्जाम उस पर लगाने लगते हैं और बात कुछ हद से ज्यादा ही बिगड़ जाती है। मार्कस तुरंत जस्टिन को इन पेरेंट्स से बचाते हुए घर भेज देते हैं। जस्टिन तुरंत अपने घर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद अचानक उसके दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। वह तुरंत बाहर निकलकर देखती है, बाहर कोई नहीं था, लेकिन किसी ने उसकी गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया था। अगले दिन पेरेंट्स के गुस्से को देखते हुए मार्कस जस्टिन के मना करने पर भी उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेजने का फैसला करते हैं। जस्टिन एक बार एलेक्स से मिलने की बात कहती है, लेकिन मार्कस गुस्सा होते हुए उसे साफ मना करते हैं और कहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स इस वक्त में ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि तुम किसी भी बच्चे के आसपास दिखो, इसलिए तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो। रोते हुए जस्टिन स्कूल से जाने लगती है जब उसे एलेक्स भी दिखता है। इसके बाद जस्टिन पुलिस में रात की घटना के बारे में रिपोर्ट करती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पॉल से भी होती है। उसी दिन रात को ये दोनों बार में भी मिलते हैं। पॉल के मना करने पर भी जस्टिन उसे जबरदस्ती शराब पिलाती है, जिसके बाद ये दोनों रात भी एक साथ गुजार लेते हैं। अगले दिन जस्टिन सुबह सुबह पॉल को उसके घर ड्रॉप करती है, जिस दौरान वो उससे लापता बच्चों के इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पूछती है, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं बताता। कुछ समय बाद जस्टिन सीधा स्कूल बस का पीछा करते हुए एलेक्स के घर पहुंच जाती है और एलेक्स को बस से उतरकर घर के अंदर जाता देखती है। जस्टिन खुद को रोक नहीं पाती और एलेक्स के घर उससे मिलने पहुंच जाती है। वो घर की बेल बजाती है, दरवाजा भी नॉक करती है, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जस्टिन को कुछ अजीब लगता है। वो घर के पिछले रास्ते से चुपके से अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने पर वो देखती है कि घर के पार्क की हालत बहुत खराब थी और खिड़कियों को पूरी तरह से अखबार लगाकर बंद किया गया था। ऐसा लग रहा था काफी समय से यहाँ कोई नहीं रह रहा था। जस्टिन इसके बाद खिड़की से जैसे ही अंदर झांकती है, वो एलेक्स के माता पिता को ठीक खिड़की के सामने बैठा पाती है, जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसके कारण जस्टिन बुरी तरह से डर जाती है और उससे एक फावड़ा भी नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी घर के अंदर कोई हलचल नहीं होती। वो फिर खिड़की से अंदर झांकती है। एलेक्स के माता पिता अभी भी बिना हिले डुले सोफे पर अजीब ढंग से बैठे हुए थे। अगले ही पल जस्टिन वहां से भाग निकलती है और सीधा मार्कस को फोन करके ये सब कुछ बताती है और कहती है कि उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन मार्कस उल्टा उसे बुरी तरह से डांटता है और कहता है अगर फिर जस्टिन ने एलेक्स का पीछा किया तो उसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसी दिन रात को जस्टिन को सोने के बाद एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें वो रात के समय में अपनी क्लास में घुसती है, जहां वो देखती है कि उसके क्लास के गुम हुए बच्चे अपने सिर को डेस्क पर झुकाए हुए बैठे होते हैं। तभी एलेक्स अपने सिर को उठाता है, जिसने बहुत डरावना सा जोकर का मेकअप किया हुआ था। एलेक्स को ऐसे देख जस्टिन बुरी तरह से डर जाती है और अपने सपने से जाग जाती है। तभी उसे एक डरावनी सी लाल बालों वाली औरत उसकी छत पर दिखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी छत पर कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह जस्टिन एलेक्स से दोबारा उसके घर के बारे में बात करने के लिए मिलने पहुंचती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन से बात नहीं करता और उसे मेरा पीछा मत करो कहकर अपने घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन एलेक्स के घर की बेल को बजाकर जोर जोर से उसके माता पिता को बुलाने लगती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। जस्टिन भी अपनी गाड़ी एलेक्स के घर के बाहर पार्क करके उस पर नजर रखने लगती है। देर रात जब वो सो जाती है, तभी अचानक एलेक्स की माँ अजीब तरह से चलते हुए घर से बाहर आती है और चुपके से जस्टिन की गाड़ी में घुसकर उसके बाल काट कर ले जाती है। इसके बाद कहानी हमें आर्चर की जिंदगी में ले जाती है, जिसका बेटा मैथ्यू भी उन लापता बच्चों में शामिल था। वो हर दिन अपने बेटे की सीसीटीवी फुटेज को देखता रहता था,
जिसमें उसका बेटा बिल्कुल सीधी रेखा में भाग रहा था। आर्चर काफी समय से लगातार पुलिस स्टेशन के कैप्टन एड से मिलने जा रहा था ताकि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ पता लग सके, लेकिन पुलिस को भी अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। बाकी कई सारे पेरेंट्स की तरह आर्चर भी जस्टिन को इन 17 बच्चों के लापता होने का जिम्मेदार मानता था और उस रात असल में उसी ने ही जस्टिन की गाड़ी पर चुड़ैल लिखा था। उसी दिन रात को अचानक सुबह ठीक 2:17 पर आर्चर की नींद खुलती है। उसे घर के निचले फ्लोर में कुछ आवाज आती है। नीचे पहुंचने पर वो देखता है कि उसका बेटा मैथ्यू जंगल की तरफ भाग रहा था। वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों को पार करता है वो अपने ही घर के बाहर दोबारा से पहुंच जाता है। वो घर के अंदर घुसकर सीधा अपने बेटे के कमरे में जाता है जहां उसका बेटा बिस्तर पर सो रहा होता है। रोते हुए आर्चर अपने बेटे से कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा कि तुमसे बहुत कम मैं इस बात को कह पाया कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन मैथ्यू कुछ नहीं कहता और अचानक तभी आर्चर को भी मैथ्यू की जगह वही लाल बालों वाली औरत दिखाई देती है। आर्चर एकदम से डर के मारे अपनी नींद से जागता है। सुबह हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो अपने काम के लिए निकलने लगता है कि तभी उसका ध्यान एक मोबाइल टावर पर जाता है। इस टावर के सपोर्टिंग पिलर्स अंत में जाकर एक जगह पर मिल रहे थे। क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरे पर अपने बेटे को हाथ उठाए बिल्कुल सीधी दिशा में भागते देखा था, वो अपने एरिया के मैप पर अपने घर से एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचता है। कुछ समय बाद वो गैरी और एरिका के घर पहुंचता है। इनका भी बच्चा लापता हुआ था। इनकी बच्चे की भी सीसीटीवी फुटेज में वो देखता है कि इनका बच्चा भी बिल्कुल सीधी दिशा में हाथ उठाए भाग रहा था। आर्चर ठीक उसी दिशा में मैप पर गैरी के घर से भी एक सीधी रेखा खींचता है और बिल्कुल उस मोबाइल टावर की तरह आर्चर के घर से आ रही सीधी रेखा और गैरी के घर से आ रही सीधी रेखा मैप पर एक जगह पर जाकर मिलती है। पर आर्चर इस चीज का कुछ मतलब नहीं निकाल पा रहा था। घर वापस लौटते हुए उसे अचानक जस्टिन की गाड़ी दिख जाती है। आर्चर तुरंत जस्टिन से बात करने पहुंच जाता है। जस्टिन उस पर बुरी तरह से गुस्सा होते हुए कहती है कि वो 1000 बार कह चुकी है कि उसका बच्चों के लापता होने में कोई हाथ नहीं है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जस्टिन देखती है कि दूर से मार्कस उसकी तरफ हाथ उठाए भागता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मार्कस जस्टिन के पास पहुंचता है और उसका गला घोटने लगता है। आर्चर तुरंत मार्कस को जस्टिन से अलग करता है। जस्टिन दौड़कर एक दुकान के अंदर घुस जाती है। मार्कस फिर से उसके पीछे जाने लगता है। आर्चर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन मार्कस को जैसे जस्टिन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। आर्चर उसे बुरी तरह से पकड़कर पीछे खींचने लगता है। ये देख मार्कस उसका गला घोटने लगता है, जिसकी शक्ल बहुत ही अजीब सी हो चुकी थी। इसके बाद कहानी हमें पॉल की जिंदगी में ले जाती है। अपनी ड्यूटी के दौरान वो जेम्स नाम के नशेड़ी को एक दुकान में चोरी से घुसते हुए देखता है। वो उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस को देख जेम्स भाग खड़ा होता है। पॉल जैसे तैसे करके जेम्स को पकड़ लेता है और उसकी तलाशी लेते हुए वो जैसे ही उसकी जेब में हाथ डालता है, जेम्स की जेब में पड़े हुए नशे की उसकी निडल्स पॉल के हाथ पर लग जाती हैं। गुस्से में पॉल जेम्स को बुरी तरह से पंच मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि ये सारी घटना पुलिस की गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई है। बात को रफा दफा करने के लिए जेम्स के होश में आने पर पॉल उससे ये कहकर छोड़ देता है कि वो दोबारा से इस जगह में दिखना नहीं चाहिए और इस बारे में अगर उसने रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। पॉल को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं उसे एड्स वगैरह ना हो गया हो। अपनी बीवी से वो वैसे ही परेशान था, अब ऊपर से नई दिक्कत। वो बहुत दुखी हो जाता है जब वो जस्टिन को पुलिस स्टेशन में देखता है, जो अपनी गाड़ी किसी के द्वारा चुड़ैल लिख जाने की रिपोर्ट करवाने आई थी। ये वही दिन था जिसकी रात को ये दोनों बार में मिले थे। अगले दिन जब पॉल घर पहुंचता है, उसकी बीवी जान जाती है कि जरूर उसका कोई अफेयर चल रहा है, जिसके कारण वो उससे बहुत लड़ाई करती है। पॉल गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब वो अचानक जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता हुआ देखता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेम्स के पीछे बुरी तरह से दौड़ पड़ता है। इसके बाद कहानी हमें जेम्स की जिंदगी में ले जाती है। जेम्स एक नशेड़ी लड़का था जो जंगल में एक टेंट में रहता था। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए वो चोरी वगैरह करता था। पॉल से मार खाने के एक दिन बाद जेम्स एलेक्स के घर में चुपके से चोरी करने के लिए घुस जाता है। जब वो अचानक से एलेक्स के माता पिता को देख बुरी तरह डर जाता है, जो बिना हिले डुले सोफे पर बैठे हुए थे। उन्हें बेजान बैठा देख वो फटाफट से घर की चीजें चोरी करने लगता है। घर की छानबीन करते हुए वो बेसमेंट में भी पहुंच जाता है, जहां वो उन लापता बच्चों को अजीब ढंग से खड़ा पाता है, जो अचानक उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। डर के मारे जेम्स तुरंत भागकर ऊपर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है।
उसी पल एलेक्स के माता पिता भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके फटाफट घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। कुछ समय बाद चोरी किए हुए सामान को बेचते हुए अचानक उसका ध्यान लापता बच्चों के पोस्टर पर जाता है, जिनके बारे में बताने वाले को $50,000 का इनाम मिलना था। ये वही बच्चे थे जिन्हें उसने एलेक्स के घर पर बेसमेंट में देखा था। वो तुरंत ये बात बताने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे पुलिस स्टेशन के बाहर पॉल देख लेता है, जो उसे देख उसके पीछे आग बबूला होकर दौड़ने लगता है। जेम्स डर के मारे भागकर जंगल में मौजूद अपने टेंट के पास पहुंच जाता है, जहां अचानक उसे वही लाल बालों वाली अजीब औरत भी दिखती है। जेम्स तुरंत अपनी टेंट में छिप जाता है। जब उसे कोई उसके टेंट की तरफ आता हुआ सुनाई देता है, वो तुरंत उस पर इंजेक्शन से हमला कर देता है, लेकिन ये पॉल था जिसके चेहरे पर जेम्स ने इंजेक्शन को गाड़ दिया था। पॉल गुस्से में उस पर अपनी बंदूक तान लेता है, लेकिन जेम्स उसे लापता बच्चों के बारे में सारी बात बताता है और पॉल को उसके घर तक ले जाने की बात भी कहता है। पॉल उस पर विश्वास कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जेम्स को गाड़ी में बंद कर पॉल एलेक्स के घर की बेल बजाता है और दरवाजा खुलने के बाद अंदर चला जाता है। गाड़ी में बैठे बैठे जेम्स को रात हो जाती है, लेकिन पॉल अभी भी घर के अंदर से बाहर नहीं आया था। लेकिन तभी घर का दरवाजा खुलता है और अचानक से पॉल तेजी से दौड़ता हुआ आता है और जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालकर घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद कहानी हमें मार्कस की जिंदगी में उस दिन ले जाती है जब उसे जस्टिन का फोन आया था कि एलेक्स के घर पर जरूर कुछ गड़बड़ है। मार्कस जस्टिन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो मंडे को एलेक्स के माता पिता को स्कूल में मिलने के लिए बुलाएगा। मंडे को एलेक्स के माता पिता तो नहीं, पर वही लाल बालों वाली अजीब सी औरत मार्कस से मिलने स्कूल पहुंचती है, जो उसे बताती है कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं और वो एलेक्स की आंटी ग्लैडिस है, जो एज अ गार्जियन उसके माता पिता की जगह मार्कस से मिलने आई है। लेकिन मार्कस ग्लैडिस को साफ मना करते हुए एलेक्स के माता पिता से मिलने की बात कहकर ग्लैडिस को वापस भेज देता है। उसी दिन शाम को ग्लैडिस मार्कस के घर पहुंच जाती है। मार्कस को ये बहुत अजीब लगता है। ग्लैडिस घर के अंदर ये कहते हुए घुस जाती है कि वो पास से गुजर रही थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे पानी पीना है। किचन में पहुंचकर ग्लैडिस मार्कस को पानी एक बाउल में देने को कहती है, जिसके बाद वो एक कांटों वाली छोटी सी डाल को निकालती है, जिस पर वो मार्कस के ऑफिस से चुराई हुई रिबन को बांधने लगती है, जिसे मार्कस ने छुआ था। मार्कस भी इस रिबन को पहचान लेता है और ग्लैडिस की अजीब हरकत देख उसे बाहर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन ग्लैडिस नहीं रुकती और फिर वो कांटों से भरी डाल से अपने हाथ को काट लेती है। ये देख मार्कस तुरंत अपने पार्टनर टेरी को ग्लैडिस को एक कपड़ा देने के लिए कहता है। टेरी जैसे ग्लैडिस के पास कपड़ा लेकर जाता है, ग्लैडिस एकदम से टेरी के सिर के कुछ बाल काट लेती है। ग्लैडिस की पागलों जैसी हरकत देख मार्कस तुरंत पुलिस को फोन करने लगता है। उधर ग्लैडिस अपनी बैग से एक छोटी घंटी निकालती है और जैसे ही उसे बजाती है, मार्कस के हाथ से फोन छूट जाता है और अचानक वो बुरी तरह से हिलने लगता है। ग्लैडिस फिर टेरी के कटे हुए बाल को उस छोटी डाल पर बांध देती है और जैसे ही उसे तोड़ती है, उसके ऐसा करते ही मार्कस टेरी की तरफ मुड़ता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और देखते ही देखते वो अपने सिर को टेरी के सिर पर मार मार कर टेरी के सिर को बुरी तरह से कुचल देता है। तभी ग्लैडिस जैसे ही स्टिक को पानी में डुबोती है, मार्कस रुक जाता है। इसके बाद वो एक सफेद बाल को स्टिक पर बांधती है और फिर से उसे तोड़ देती है। ऐसा करते ही मार्कस घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। ग्लैडिस इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। उधर मार्कस अपने हाथों को हवा में उठाए बुरी तरह से बस भागे जा रहा था और कुछ ही समय में वो जस्टिन के पास पहुंच जाता है और उस पर बुरी तरह से हमला कर देता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। जस्टिन डर के मारे पास की दुकान के अंदर घुस जाती है। आर्चर मार्कस को लात मार कर नीचे गिरा देता है, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आर्चर को धकेलते हुए जस्टिन के पीछे दुकान के अंदर घुस जाता है। जस्टिन के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मार्कस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बार फिर से आर्चर मार्कस को जस्टिन तक पहुंचने से पहले बुरी तरह से टक्कर मार कर गिरा देता है, जिसमें उसे भी चोट लग जाती है। जस्टिन तुरंत दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है। मार्कस गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जस्टिन गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। मार्कस सड़क पर पागलों की तरह जस्टिन के पीछे दौड़ रहा होता है। जब इन दोनों का पीछा करते हुए आते आर्चर के आंखों के सामने एक गाड़ी मार्कस को बुरी तरह से कुचलकर मार देती है, जिसके बाद आर्चर हॉस्पिटल में अपनी चोट की मरहम पट्टी करवाने के बाद दोबारा से जस्टिन से मिलता है और उसे बताता है कि जिस तरह मार्कस तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था, उसका बेटा और बाकी लापता बच्चे अलग अलग दिशाओं से बिल्कुल मार्कस की ही तरह एक सीधी दिशा में किसी टारगेट की तरफ भाग रहे थे।
जिसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जाकर ये सभी बच्चे आपस में मिलने वाले थे। ठीक उसी जगह को आर्चर मैप पर जस्टिन को दिखाता है। इस जगह को देखते ही जस्टिन झट से कहती है, अरे ये तो एलेक्स लिली का घर है। इसके बाद कहानी हमें एलेक्स की जिंदगी में ले जाती है, जो खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। जब एक दिन उसकी आंटी ग्लैडिस इनके घर पहुंचती है, एलेक्स ग्लैडिस के कमरे में चुपके से एक लाल रंग का विग, एक अजीब सा छोटा पेड़ और अपनी आंटी को भी देखता है जो बहुत बीमार थी। अगले दिन एलेक्स को स्कूल के बाद उसके पिता लेने नहीं आते। वो पैदल चलकर घर पहुंचता है और देखता है कि उसके माता पिता अजीब ढंग से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ग्लैडिस पहले के मुताबिक काफी ठीक लग रही थी। एलेक्स अपने माता पिता से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। ग्लैडिस एलेक्स को डिनर के लिए टेबल पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता। इस पर ग्लैडिस उसे बिना खाना दिए ही उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह एलेक्स जब अपने कमरे से नीचे आता है, ग्लैडिस डाइनिंग टेबल पर एलेक्स के माता पिता के साथ बैठी थी, जो एलेक्स को देख उसे टेबल पर बैठने के लिए कहती है। ग्लैडिस चमत्कारी ढंग से और ठीक हो चुकी थी। ग्लैडिस एलेक्स को कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे और अपने माता पिता के बारे में स्कूल में किसी को कुछ नहीं बताओगे, वादा करो। एलेक्स चुप रहता है। अगले ही पल ग्लैडिस एक छोटी सी डाल निकालती है, जो असल में उसी छोटे से पेड़ की लकड़ी थी जिसे एलेक्स ने ग्लैडिस के कमरे में देखा था, जिस पर ग्लैडिस अपना खून लगाकर एलेक्स के माता पिता के बालों को बांधकर जैसे ही तोड़ती है, एलेक्स के माता पिता बुरी तरह से कांटे वाली चम्मच को अपने चेहरे पर मारने लगते हैं। एलेक्स तुरंत ग्लैडिस की बात मान लेता है। उसी पल उसके माता पिता भी रुक जाते हैं। ग्लैडिस कहती है, आई होप तुम मेरी बात समझ गए होगे। ये समझ लो कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारे माता पिता एक दूसरे को मार डालेंगे, और अगर मैं चाहूं तो इन्हें एक दूसरे को खा जाने के लिए भी कहूंगी तो ये बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद एलेक्स चुपचाप स्कूल चला जाता है, और जब वो स्कूल से वापस आता है, ग्लैडिस उसे अपने माता पिता को पैक्ड फूड खिलाने और अगले दिन बाजार से और पैक्ड फूड लाने के लिए कहती है। एलेक्स चुपचाप अपने माता पिता को खाना खिला देता है और अगले दिन स्कूल से वापस लौटते हुए बाजार से खाना ले आता है। अपने माता पिता को खाना खिला लेने के बाद वो ग्लैडिस के कमरे में जाता है और देखता है कि ग्लैडिस फिर से पहले जैसे ही बीमार पड़ चुकी थी। एलेक्स को देख ग्लैडिस उसे बताती है कि उसे लगा था कि एलेक्स के माता पिता उसे ठीक करने के लिए काफी होंगे। असल में ग्लैडिस काले जादू का इस्तेमाल कर एलेक्स के माता पिता की आत्मा की शक्ति को खाकर ठीक हुई थी, लेकिन वो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए काफी नहीं था, उसे और शक्ति की जरूरत थी। ग्लैडिस एलेक्स को कहती है कि अगर वो अपने क्लास के हर बच्चे की कुछ चीज उसे ला कर देगा तो वो उसके माता पिता को पहले जैसा ठीक कर देगी और यहां से चली जाएगी। एलेक्स इस बात से अनजान कि उसके इस मदद से कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है, वो अपनी क्लास के हर बच्चे की कुछ न कुछ चीज लाकर ग्लैडिस को दे देता है। उसी दिन रात को ग्लैडिस अपने काले जादू की प्रक्रिया को शुरू करती है और जैसे ही घंटी बजाती है, 2:17 पर एलेक्स के क्लास के सभी बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर दौड़ पड़ते हैं और कुछ समय बाद एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां ग्लैडिस और एलेक्स के सामने ये सभी बच्चे घर के अंदर घुसने लगते हैं। एलेक्स को अब एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। ग्लैडिस जानती थी कि बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, इसलिए वो एलेक्स को पहले ही समझा देती है और पुलिस के इन्हें पूछताछ के लिए बुलाने पर वो खुद को एलेक्स के गार्जियन बताती है और ये कहती है कि एलेक्स के पिता पैरालिसिस अटैक के कारण बोल नहीं सकते, और जब पुलिस वाले इनके घर पर छानबीन के लिए आने वाले होते हैं तो वो एक रात पहले ही बच्चों को जंगल में भेज देती है। पुलिस के इनके घर पे आने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब एलेक्स को अपने माता पिता के अलावा इन बच्चों को भी खाना खिलाना पड़ रहा था। कहानी अब हमें आज के वक्त में ले आती है। एलेक्स स्कूल से वापस घर पहुंचता है और घर के अंदर पॉल और जेम्स को ग्लैडिस के वश में खड़ा पाता है। फिर एलेक्स ग्लैडिस के कमरे के बाहर अपने माता पिता को खड़ा पाता है। ग्लैडिस अपने कमरे में जाने से पहले एलेक्स को कहती है कि अपना सामान पैक कर लो, हम कल यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर अपने कमरे में जाते हुए उसे नमक से बनी एक सफेद लकीर ना पार करने की चेतावनी देती है। अपने कमरे में आकर एलेक्स खिड़की से बाहर जस्टिन और आर्चर को गाड़ी में बैठा देख लेता है। वो समझ जाता है कि यही मौका है अपने माता पिता को बचाने का। उधर बाहर जस्टिन और आर्चर पुलिस की गाड़ी देखिए समझते हैं कि शायद पुलिस भी यहाँ पहुंच गई है। तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से पॉल बाहर आकर इनकी तरफ अंदर आने का इशारा करता है। जस्टिन पॉल को देख उसे पहचान लेती है और ये बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर जाने लगते हैं। उधर एलेक्स अपने जूते पहन लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
उधर नीचे जस्टिन और आर्चर घर के अंदर जैसे ही आते हैं, पॉल फिर से जस्टिन को उसकी तरफ आने को कहता है। जस्टिन उसकी तरफ बढ़ जाती है और नीचे बनी नमक की रेखा को पार कर जाती है। ऐसा करते ही पॉल जस्टिन के पीछे और जेम्स आर्चर के पीछे इन दोनों को मार डालने के लिए बुरी तरह से पड़ जाते हैं। उधर ऊपर एलेक्स जानबूझकर नमक की रेखा को पार करता है। ऐसा करते ही उसके माता पिता भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि अपने माता पिता को दूसरे कमरे में लाकर बंद कर सके। अपने प्लान के मुताबिक वो अपने माता पिता को दूसरे कमरे में बंद कर देता है, जो बुरी तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। एलेक्स तुरंत ग्लैडिस के कमरे में आता है और उस छोटे पेड़ की एक डाल और ग्लैडिस की विक को लेकर अपने माता पिता के उसे पकड़ लेने से पहले तुरंत बाथरूम में घुस दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद वो अपने खून को उस छोटी सी डाल पर लगाने लगता है। उधर नीचे जस्टिन जैसे तैसे खुद को पॉल से बचा रही थी, जबकि आर्चर बुरी तरह से जेम्स को मार रहा था, लेकिन जेम्स रुकने को तैयार ही नहीं था। आपस में ये दोनों लड़ते हुए बेसमेंट के दरवाजे को भी तोड़ देते हैं, जब आर्चर को लापता बच्चे भी नीचे दिख जाते हैं। उधर पॉल जस्टिन को गले से उठाकर दम घोंटकर मारने लगता है। जस्टिन के पास कोई चारा नहीं था। खुद को बचाने के लिए वो पॉल की गन निकालकर उसके भेजे को उड़ा देती है और फिर जाकर जेम्स को भी मार डालती है। आर्चर तुरंत बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और जस्टिन पॉल की डेड बॉडी के पास चली जाती है। जो कुछ भी अभी हुआ था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बेसमेंट में पहुंच आर्चर अपने बेटे को ढूंढने लगता है कि तभी वहां पहले से ही छुपी ग्लैडिस उस पर हमला कर आर्चर की लॉकेट निकाल लेती है। अगले ही पल आर्चर ऊपर जाता है और जस्टिन को पीछे से पकड़ उसका गला घोटने लगता है। ग्लैडिस भी वहां आ जाती है और कहती है, हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही इसका गला घोटो। उधर ऊपर बाथरूम के दरवाजे को एलेक्स के माता पिता बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर एलेक्स अपना खून उस छोटी सी डाल पर लगा लेने के बाद ग्लैडिस के बालों को उस पर बांधता है और अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ देता है। इस डाल के टूटने की आवाज ग्लैडिस को भी सुनाई देती है। अगले ही पल बेसमेंट से बच्चों की ऊपर आने की आवाज आने लगती है। ग्लैडिस डर के मारे चीखते हुए घर से बाहर भाग जाती है। अगले ही पल सारे बच्चे घर के शीशे दरवाजों को तोड़ते हुए ग्लैडिस के पीछे पड़ जाते हैं। ग्लैडिस लोगों के घरों के अंदर से भागने लगती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे उसके पास पहुंचते जाते हैं और उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। उधर एलेक्स के माता पिता किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले थे और नीचे जस्टिन को भी आर्चर मारने वाला था, लेकिन बच्चे ग्लैडिस को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही उसका काला जादू खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही आर्चर अपने होश में आ जाता है और जस्टिन को वहीं छोड़ बच्चों को ढूंढने लगता है। जस्टिन तुरंत एलेक्स के पास ऊपर जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अब ग्लैडिस के जादू से आजाद हो गए थे। उधर आर्चर बच्चों तक पहुंच जाता है, जहां उसे आखिरकार अपना बेटा मिल ही जाता है। इसके बाद कहानी में हमें बताया जाता है कि एलेक्स के माता पिता दोबारा से पहले जैसे नहीं हो पाए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब एलेक्स अपनी एक दूसरी आंटी के पास रहने के लिए चला गया था, जो बहुत अच्छी थी और उसका और उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रही थी। सभी बच्चे जो ग्लैडिस के वश में थे वो भी अब ठीक हो रहे थे और धीरे धीरे इनमें से कुछ बच्चों ने 1 साल बाद अब बोलना भी शुरू कर दिया था।